मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे आज सौरभ मुखर्जी, मास्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। अनुज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आपकी स्क्रीन पे कोलैप्स हुए और वही शब्द आपके सुबह के। आज हमारे पास जरिया था, हमारे पास विकल्प था, हमारे पास वो औजार थे जिनके सहारे हम उस जोन को स्ट्राइक कर सकते थे, बट स्टिल बैकफुट पे एक बार फिर से रिजेक्ट हो गया वो जोन। एफआईएस का बहुत बड़ा कॉलाइटिंग आंकड़ा था अनुज, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉट। आई थिंक वो हायर लेवल्स पे अब एक बहुत रीजनेबल सेलर बन रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है। क्या कह सकते हैं इसको? बिल्कुल विरोध। देखिए, आज जैसा मैं कह रहा था कि सारा एमिनेशन था। आज सुबह भी जो हमारी चर्चा हो रही थी कि आज आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर आप नहीं ब्रेक कर पाए तो फिर तकलीफ है। अच्छा, वैसे आज सुबह जो हमारी एक अप्रोच ये भी थी कि अगर इतने न्यूज़ के बाद भी निफ्टी 17,700 को रिजेक्ट करे तो 17,700 750 के जोन पर एक सेल ट्रेड भी आप ले सकते हैं और 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे ख्याल से वो ट्रेड भी ठीक ठाक बैठी होगी। लेकिन लोअर लेवल पर मुझे लग रहा है 17,575 से अब 17,625 ये एक जोन था बाय का। अगर ये आता है तो उसमें मुझे लग रहा है बाय भी ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट अब एसेंशियली रेंज में फंस गया है। लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है, हायर लेवल पर सेलिंग आ रही है। और लेकिन इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी मार्केट का ना चलना एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो है। बैंक निफ्टी भी ऊपर से अब थोड़ा हल्का हो रहा है वापस 42,342 पर। लेकिन अब एक काम करते हैं, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और जैसा हम कह रहे थे कि पिछले ट्रेड से राजेश और सचिन हमारे साथ हैं और इस ट्रेड में अमित सेठ हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ स्वाति होतकर भी होंगी और सौरभ मुखर्जी के पास जाएंगे हम थोड़ी देर में। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं शो में। अमित जी, गुड मॉर्निंग। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका इस समय, आपका व्यू मार्केट को लेकर और आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल्स। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, अभी इस समय कन्वेक्शन थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में ज्यादा आ रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो कि लगभग स्पॉट में 42,324 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है हमें यहाँ से 50-100 पॉइंट का तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। निफ्टी में इतना अभी कन्वेक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिलायंस इज 0.38% अप और निफ्टी आईटी इज फ्लैट। तो रुझान बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ ही है। मुझे लगता है सम बैंकिंग स्टॉक्स में अनफिनिश्ड बिजनेस ऑन द अपसाइड। एसबीआई का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, एक्सिस का अच्छा लग रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा बिकॉज ये स्टॉक्स अपने लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। जहां तक कॉल्स की बात है अनुज जी, दो कॉल्स हैं, एक लॉन्ग साइड में, एक शॉर्ट साइड में। लॉन्ग साइड में मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा। एक्सिस बैंक ने एक पुल बैक दिया है अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे। वहां पे स्टॉक ने एक हैमर कैंडल अभी बना रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपसाइड बाकी है। 866 का इसका प्राइस है, बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 882 और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 857 का। सेकंड स्टॉक रहेगा अनुज जी, थर्सडे के शो में 2 बजे जी एंटरप्राइजेस में एक शॉर्ट कॉल दिया था। मुझे लग रहा है जी अभी भी वीक है। उस समय 197 के लगभग लेवल्स में शॉर्ट दिया था, करंटली ट्रेड कर रहा है 193। मुझे लगता है कि इसमें डाउनसाइड अभी भी है, तो जी को शॉर्ट करें 193 के लेवल पे लगभग। स्टॉप लॉस रहेगा 197 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 187 186 के। एक्सिस बैंक में बाय और जी में सेल इस समय। और जी मुझे याद है उस दिन जब न्यूज़ आई थी कि वो अब कोशिश कर रहे हैं मर्जर एक्सपीडाइट करने की, वहाँ टॉप बनाया उसने और वहाँ से गिर रहा है। फ्राइडे को भी आपके लिए एक सेल रिकमेंडेशन था जी को लेकर। स्वाति होतकर को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। स्वाति जी, आपकी ट्रेड्स? ऑल ऑफ यू, आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इवन तो मार्केट में थोड़ा बिट हमें करेक्शन है ऐसे देखने में है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो वो नजरिए में रख के मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो का अगर आप चार्ट देखोगे डेली भी उसने एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन किया, उसका ब्रेकआउट के वर्ज पे है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मैं प्रिएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट एंड काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। करंट लेवल पे मैं बाय कॉल देना चाहती हूँ बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जो भी मोमेंटम इंडिकेटर्स हम टेक्निकली देखते हैं वो भी काफी पॉजिटिव है, तो अपसाइड में आई बिलीव इसमें क्षमता है 4420 4430 के तक अपसाइड रैली कंटिन्यू करने की। तो आप बजाज ऑटो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 4335 के आसपास चल रहा है। 4300 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4420। सेकंड बाय कॉल मेरा बालकृष्ण इंडस्ट्री पे है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग अभी इंट्राडे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। लास्ट अगर 3-4 दिन का डेटा देखोगे अनुचित तो ये काफी कंसोलिडेशन फेज में था, 2050 टू 2010-15 के रेंज में ही था, तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज हमें नजर आया है विद डिसेंट वॉल्यूम। तो मुझे लगता है इसमें ये फुल बैक रैली और जो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है वो एटलीस्ट कंटिन्यू हो सकता है 21-20
2120 2140 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 2030 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2120। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, आपके दो प्रकार के ट्रेड्स हैं ये। और इससे पहले कि सचिन मैं आपके ट्रेड्स पे आऊँ, और स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग डेरिवेटिव्स में विजिबल हैं, इंडिसेस चाहे कुछ भी करें। एक बार आपके दो ट्रेड से पहले मैं एक राय लेना चाहूँगा SBI कार्ड्स पे। मेरे ख्याल से लास्ट वीक शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार के हाई को क्रॉस करता हुआ 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आपका टेक SBI कार्ड्स पर, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। सचिन जी। डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। काफी अच्छे कंसोलिडेशन क्लस्टर का यहाँ पर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था पिछले हफ्ते में ही, एंड मुझे लग रहा है उसी का एक फॉलो थ्रू मोमेंटम है। क्लियर साइंस ऑफ इम्पल्स है, तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 480 485 तक की ट्रेजेक्ट्री अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है इस हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 758 के आसपास का आइडियल होगा। नहीं, सचिन इट्स SBI कार्ड्स, मैंने SBI कार्ड्स मेंशन किया है 771। SBI कार्ड्स ही बोल रहा हूँ मैं। 785 तक की ट्रेजेक्टरी मुझे लग रहा है यहाँ पर अवेलेबल है, एंड जिस तरीके से एक वी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, एक फ्रेश इंपल्स यहाँ पर स्टैब्लिश हुई है, तो 758 की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ही ट्रेल करने की मैं सलाह दूंगा। एंड 785 मुझे लग रहा है एक अच्छी ट्रेजेक्टरी होगी जहां पर इस हफ्ते में ये पर्टिकुलर पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। जहां तक मेरे दो ट्रेड्स का सवाल है, ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जिक्र हो चुका है, तो मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प का जो हमने एक ट्रेड सुबह सुबह चेज किया था, उसके ऑलमोस्ट इंट्राडे के जो टारगेट्स लिए थे उसके आसपास फिलहाल पहुंच चुका है। बट मुझे लग रहा है अभी भी जिस तरीके से शिफ्ट हुए हैं ऑप्शंस में, मुझे लग रहा है 2630 से लेके 2620 इस पर्टिकुलर जोन में मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। तो पोजिशन के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी हीरो मोटोकॉर्प के मोमेंटम को चेस करना है, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है 2485 2490 के आसपास, तो भी ये पर्टिकुलर पोजीशन ऐड ऑन की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगा रहा है अराउंड 2477 पे, एंड टारगेट मुझे लग रहा है 2620 का यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की अभी भी सलाह होगी। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है सिप्ला का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहां पर 920 के आसपास काफी हमने सप्लाई प्रेशर देखा था, एंड कहीं जाकर जिस तरीके से इसके डेली चार्ट पे मूवमेंट हो रही है, एक काइंड ऑफ अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, एंड प्लस RSI ने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है, तो मुझे लग रहा है सिप्ला में थोड़ा सा यहाँ पर दबाव रह सकता है। जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है 908 के आसपास अगर ये पुल बैक मिलता है तो ये सेटअप काफी अच्छा शानदार हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 912 के आसपास फिलहाल आपको प्लेस करना है, एंड जिस तरीके से ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, इसका लोअर एंड लगभग अराउंड 888 के आसपास प्लेस्ड है, तो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी ऑन अ पोजिशनल बेसिस सिप्ला में 888 के टारगेट के लिए 912 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सिप्ला सेल है आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 903 की ट्रेजेक्टरी में। अब आते हैं राजेश जी के ट्रेड की तरफ। राजेश जी, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे इस वक्त के? वीरेंद्र जी देखिए, बाजार को देखते हुए एक लो हाई बीटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो एक पहला कॉल रहेगा वो रहेगा डेल्टा कॉप। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट है, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, नेकलाइन था करीबन 195, करंट प्राइस 199 चल रहा है फ्यूचर में, तो आपको बाय करना है डेल्टा कॉप, हाई बीटा है, स्टॉप लॉस रखे 195 का, और इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए 210 से लेके 215। तो बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे डेल्टा कॉप में दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड हो सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक नजर रहेगी ब्रिटानिया। इनफैक्ट फ्राइडे भी मैंने ब्रिटानिया का जिक्र किया था, बाय दिया था, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। ब्रिटानिया में जिस तरह से पैटर्न आउट हो रहा है इस 50 DMA के ऊपर, यानी 4310 4310 के ऊपर यहाँ पे ब्रिटानिया में बाय बनता है। 4290 का स्टॉप लॉस रखे, सामने टारगेट सेट करे 4400 का। ओके, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। एक बार जरा रिविजिट करते हैं टाटा स्टील। सचिन, एक बार जरा टाटा स्टील का चार्ट देखिए, सुबह खुला नीचे लेकिन अब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है और थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर। क्या किया जाए यहाँ पर?
अनुज जी, मुझे लग रहा है डेटा यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है। इनफैक्ट ऊपर अगर हम देखें तो 110 के आसपास काफी सप्लाई प्रेशर रहा है। अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पे प्लेस्ड है। एंड नीचे जिस तरीके के क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है, तो मुझे लग रहा है इतने जल्दी 105 के नीचे के स्विंग तो बनेंगे ही नहीं। तो इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा और समय निकाल सकता है। एंड प्रोबेबली ये एक्सपायरी रेंज हो सकती है 110 से लेके 105। देखिए मार्केट अब इस समय रेड में आ गया है। निफ्टी 2 पॉइंट नीचे, मिड कैप 5 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी में हालांकि अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन 180 पॉइंट ही ऊपर रह गया। फिर से वो आपको बता रहा है कि मार्केट मूड में नहीं है। इवन इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद थोड़ा सा कंसोलिडेशन या हायर लेवल पर करेक्शन क्लियरली है। चलिए एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ के पास मार्केट्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। यूके में भी काम कर चुके हैं, उसके बाद इंडिया आए, एम्बिट में काफ़ी सक्सेसफुल सेल साइड पर उन्होंने काम किया, और उसके बाद एक अपना खुद का एक PMS मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स वो चला रहे हैं। अब उनसे बात करते हैं मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। सौरभ गुड मॉर्निंग। अच्छा सौरभ, आप टॉप डाउन मार्केट की बात करते नहीं हैं, आप कहते हैं कि वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, तो मैं सीधा कुछ इंडिविजुअल थीम्स पर आपसे बात करूँगा और वो आपके पोर्टफोलियो कंपनीज को लेकर। TCS के नंबर्स के बाद क्या आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं? आपको लग रहा है कि होल्डिंग कम की जाए, या इस लोअर लेवल को आप यूज़ कर रहे हैं टॉप अप करने के लिए? आपका व्यू क्या होगा जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया? देखिए अनुज, मेरे को TCS के नंबर बहुत अच्छे लगे। आई टेल यू व्हाई अच्छे लगे। आप देखिए दुनिया का माहौल देखिए, युद्ध चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ यूरोप और US में बड़े बैंक की बर्बादी हो रही है। वैसे माहौल में अगर आप मेरे को 15-16% टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखला सकते हो, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखला सकते हो, सबड्यूड इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, मतलब सैलरी इन्फ्लेशन प्रेशर सबड्यूड, और साथ ही साथ रिकॉर्ड क्वार्टर फोर डील्स, नथिंग $10 बिलियन के डील विंस थे। सो डिफिकल्ट टू सी, इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक 40 साल से कंपनी कंपाउंड कर रही है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है, मैसिव स्केल पे काम कर रही है। उस स्केल के साथ साथ आपको मेरे को ग्रोथ दर्शा के दिखा रही है, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रही है, और $10 बिलियन डील विंस दिखा रही है। तो हम तो खुश हैं। लास्ट ईयर हमने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी, और उसी एनहांस शेयर होल्डिंग पे TCS पे आगे बढ़ रहे हैं। जो लोगों का, जो हमारे देश में गाइडेंस पे लोगों की एक बहुत मानसिक डिपेंडेंस है, बोथ बाई साइड एंड सेल साइड, गाइडेंस पे बहुत भरोसा करती है। अच्छे कंपनीज हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। जो बेकार कंपनी होते हैं वो अग्रेसिव गाइडेंस देके फिर डिसअपॉइंट करते हैं। TCS जैसे अच्छे कंपनीज कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, और अगर आप सोचे दुनिया का माहौल, उस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया वो उचित था, कंजर्वेटिव था, और उसी प्रकार से अच्छे कंपनीज गाइडेंस देते हैं। और हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में इसकी काफी बड़ी अहमियत है। इस कंपनी की मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मेरे माँ बाप की भी होल्डिंग है थ्रू मार्सेलस, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स की भी थ्रू मार्सेलस PMS TCS में होल्डिंग है। मैं एक फॉलोअप पूछना चाहता हूँ सौरभ, क्योंकि एक पोस्ट कोविड वैल्यूएशन में काफ़ी एक बबल आया था, 30 टाइम्स को न्यू नॉर्मल कहा जा रहा था IT कंपनियों में। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा कि ग्रोथ क्लियरली मॉडरेट तो हुई है, और इस साल थोड़ा रिस्क तो है ही। इवन इन्फोसिस की गाइडेंस आपने देखी होगी, और नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर इन्फोसिस इतना खराब करेगा तो TCS को बहुत ज़्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म कर देगा। प्रीवियसली हुआ है, लेकिन एक रिस्क तो रहेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाइड है? कई लोग कह रहे हैं कि अभी इनको शायद इन वैल्यूएशंस को वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंचना होगा। तो गणित काफी आसान है अनुज। अगर हम एक बेसिक सा स्प्रेडशीट खोलें, सिंपल सा स्प्रेडशीट खोलें, और माने कि कोई कंपनी 20 साल 20% से कैश फ्लो को ग्रो करे, जो TCS ने किया है, मेरे ख्याल से इन्फोसिस ने भी कंफर्टेबली किया है। लास्ट 20 साल से ये कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो को 20% से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप माने कि गिवन द स्ट्रक्चरल हेडरूम मतलब दुनिया में क्लाउड ट्रांजिशन सिर्फ 1/3 हुआ है, 2/3 होना बाकी है। वेस्ट में इस प्रकार का, वेस्टर्न वर्ल्ड में इस प्रकार का काम करने के लिए जनसंख्या काफी कम है। इंडिया के पास कोर स्किल सेट सबसे ज्यादा पैमाने पे है। तो अगर आप माने कि अगला 20 साल, अगर आप 15 साल भी मान सकते हो, अगर आप 15 से 20 साल 20% के फ्री कैश फ्लो ग्रोथ TCS इन्फोसिस जैसे कंपनी दर्शाए, आपको दिखेगा उनका फेयर वैल्यू करंट शेयर प्राइस के मुकाबले करीबन दुगना है। सो आपको 100 रुपए की चीज मार्केट आधे भाव पे दे रही है, 50 रुपीज में दे रही है 100 रुपए की चीज।
जहां तक मेरी निवेश की शिक्षा है उसमें ऐसे माहौल पे खरीदना चाहिए, पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक गणित है, 20 साल तक 20% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, उसके बाद एक आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के रेट पे ग्रोथ ले लीजिए 5% का। आप देखेंगे करंट शेयर प्राइस इज नोवेयर नियर फेयर वैल्यू काफी ज्यादा आगे दुगना है करंट शेयर प्राइस के मुकाबले में। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आईटी टीसीएस इनकी। एक और स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है वो है डिवीज लैब्स। और डिवीज को मैंने काफ़ी टाइम से ट्रैक किया है, इंडियन मार्केट में एक फार्मा क्षेत्र में सबसे बड़ा कंपाउंडर रहा है और एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है, केस स्टडी रही है। लेकिन डिवीज में ये फेजेस आते हैं जिसमें वो 40-50% करेक्ट करता है और उसके बाद फिर से एक रैली शुरू होती है। जैसे अभी रिसेंटली ये करीब 45% तक गिरा और अभी पिछले एक महीने में 15% की फिर रैली आई। लेकिन पिछले एक साल के परफॉर्मेंस ने इसके आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हर्ट किया होगा। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू है? क्या वो जो एक वन वे रैली थी वो खत्म हुई है यहाँ पर या वो अभी भी इंटैक्ट है? देखिए, जितना हमारे पोर्टफोलियो में जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है स्टॉक का, उतना ज्यादा पोजीशन साइज होता है। तो करीबन एक साल पहले डिवीज के कोविड के दौरान भीषण रैली की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट गई थी और हमारे पोर्टफोलियो में पोजीशन साइज डिवीज का एक साल पहले तक करीबन 3% था। जैसे जैसे स्टॉक आधा हुआ 2022 में ये स्टॉक मोटा मोटी आधा हो गया, हमने नवंबर दिसंबर में इसका पोर्टफोलियो साइजिंग करीबन 8.5% कर दिया, राइट, एज वी सॉ द शेयर प्राइस गो डाउन। जैसे आप बोल रहे हो वैसे हमारा भी अंदाजा है, इसमें कोई फंडामेंटल इशू नहीं है। कंपनी एपीआई में दुनिया में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आ गई है। जितने भी यूएस में बड़े फार्मा कंपनीज हैं उनसे हमारी बातचीत चलती है, वो इस कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 देते हैं एज द मोस्ट रिलायबल सप्लायर ऑफ लार्ज स्केल एपीआईज। तो जैसे जैसे 2022 में स्टॉक आधा हुआ, हमने पोजीशन 3% से अपने पोर्टफोलियो का 8.5-9% कर दिया। अब हमको पता नहीं कब रैली आएगी टाइम मार्केट टाइमिंग हम कर नहीं सकते हैं मार्सेलस में। तो हमने बेसिस द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, बेसिस द वैल्यूएशन, अगेन बाय नवंबर दिसंबर हमारे जो वैल्यूएशन एनालिस्ट है वो बोल रहे थे कि 100 रुपए का माल फिर से 50 में मिल रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा था, 50-60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। हमने पोजीशन साइज बढ़ा दिया और उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में हमको इसका फायदा मिलेगा। अगेन मार्केट शॉर्ट टर्म लेके बहुत ज्यादा उछलता है। कोविड खत्म हुआ, जाहिर है मोलनुपिराविर की प्रोडक्शन खत्म हुई, जाहिर है वाई बेसिस पे रेवेन्यूज वेंट बैकवर्ड्स, बट उसमें कुछ आश्चर्य की बात तो है नहीं। कोविड की दवाई बंद होगी तो जाहिर है वाई पे जाएगी। फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स हमारे एनालिसिस के मुताबिक डिवीज केम आउट ऑफ कोविड स्ट्रॉन्गर देन इट वेंट इन। और क्लाइंट उनके जो की क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारा जो डिस्कशन है उसी पॉइंट पे फोकस था कि कंपनी आज 2019 के मुकाबले 2020 के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है यानी, एंड द आंसर वाज एब्सोल्युटली इट इज। तो पोजीशन हमारी आज डिवीज में कई ज्यादा है कोविड के पहले से। ओके, आपने ये डिवीज लैब पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है यहाँ पर। अच्छा सौरभ जी, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो आपने पिक किए थे लोअर लेवल्स पे और उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव दिया पैकेजिंग में। आई थिंक मुझे याद है मोलटेक पैकेजिंग आपका अभी भी 932 पे ऑल टाइम हाई, क्लोजर विद ऑल टाइम हाई ट्रेड करता हुआ। बट जैसा कि अनुज के प्रश्न के एवज में आपने डिवीज पर बात कही, एशियन पेंट्स इस बार इसने भी बहुत स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 6-7 महीने में काफी पेन था। यहाँ पे क्या व्यू है इस वक्त और क्या लोअर लेवल्स पे ये ऐड किया आप लोगों ने? देखिए, एशियन पेंट्स पे ऑनेस्टली आपको हमारी व्यू की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने 10 साल में 10 गुना दिया है, 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना और 24 साल में, मतलब आईपीओ 1982 में था तब से लेकर आज तक 24,000 गुना दिया है। इस प्रकार का कंपाउंडर इंडिया के इतिहास में कभी दिखा नहीं है। एंड ये कंपनी टिपिकली हमारे देश में लोग अगेन शॉर्ट टर्मिस्ट व्यू लेते हैं। तो तेल का भाव जब चढ़ता है लोग एशियन पेंट्स बेचते हैं, मार्सलस वाले बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं। तेल का भाव मतलब पेट्रोकेमिकल्स आ रहा पास थ्रू फॉर एशियन पेंट्स, मार्केट वो बात समझ नहीं पाता, इसलिए राइजिंग ऑयल प्राइसेस से इसके शेयर प्राइस पे नेगेटिव दबाव आता है, हम आप तब उठा लेते हैं। अगेन अगर आप एशियन पेंट्स की तुलना करें टुडे वर्सेस प्री कोविड, थ्रू द कोविड ईयर्स इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बढ़ाया, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वैसा कर नहीं पाया था। इन्होंने अपने होम डेकोर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, अपने बाथरूम फिटिंग्स बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, एंड दे केम आउट ऑफ कोविड बेसिकली विद 3 guns ब्लेजिंग, 3 अलग अलग प्रकार के प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स ब्लेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डबल्ड, एंड साथ ही साथ जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं वो उनकी मार्केट शेयर गेन करने की प्रयास सक्सेसफुल नाकाम रही। और वो कोई नई बात नहीं है, एशियन पेंट्स में मैं दशकों से जो हिस्ट्री पढ़ी है इस कंपनी की,
छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं, कोशिश करते हैं पैसा खर्च के कि मार्केट शेयर छीने, बट वो उनका प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहता, और वही बात फिर से हम देख रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक, हमने कोविड के दौरान पोजीशन और बढ़ाया था, अगर ये स्टॉक कमजोर रही तो जरूर बनाएंगे, बट इसका अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हिचएवर वे यू वांट टू लुक एट इट, तेल के भाव के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन है। हमारे लिए वो लाभदायक होता है, बिकॉज राइट से तेल का भाव चढ़ता है, लोग स्टॉक को बेचते हैं, गलती करते हैं। अगर वो गलती लोग फिर से करें तो हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। ओके अभी तक तो सौरभ जी हम आपके पिक किए हुए स्टॉक्स के बारे में और उन पे आप लोगों ने फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या रखा है उसके बारे में बात कर रहे थे। सर यहाँ पे हमेशा जब इसका आप कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो कोई नया स्टॉक जो कि आपकी मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन हुआ हो, वकालत जरूर करते हैं, बात जरूर करते हैं। हाल फिलहाल में बीते 2-3 महीने में इंट्रोडक्शन हुआ हो कोई खास स्टॉक मैनेजमेंट मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में? फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज का नाम है किंग्स ऑफ कैपिटल, उसमें हमने प्रूडेंट कॉर्पोरेट नाम का एक कंपनी को भी खरीदा है करीब लास्ट 2-3 महीने में। ये कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है। करीबन 25,000 इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर छोटे टिकट वाले ग्राहकों को, जो मानिए 2-3 लाख का या 5 लाख का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या 30-40 हज़ार रुपए का टर्म लाइफ पॉलिसी ले रहे हैं, उन कस्टमर्स, जो मास पब्लिक है, वो जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, पैकेज फाइनेंशियल सर्विसेज बेचती है, उनको प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक प्लेटफॉर्म देती है। जाहिर है बहुत ही कैश जनरेटिव बिजनेस है, इसमें नेटवर्क इफेक्ट काफी है। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके प्लेटफॉर्म पे, उतनी तगड़ी आपकी प्लेटफॉर्म, उतनी ज्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर रही है, मैन्युफैक्चरर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, गिने चुने बड़े लाइफ इंश्योरेंस रह गए हैं, गिने चुने बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज रह गए हैं, उनके साथ प्रूडेंट कॉर्पोरेट जुड़ के अच्छा काम कर रहा है पब्लिक के लिए। तो हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मजबूत लगी, फ्रेंचाइज कैश जनरेटिव लगा, वेल गवर्नमेंट लगा, इसलिए किंग्स ऑफ कैपिटल में हमने प्रूडेंट कॉर्पोरेट खरीदा। ओके प्रूडेंट कॉर्प ऐड किया है। आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है सौरभ, एक तो है नेस्ले, जो खैर आपका मतलब आपने हमेशा बोला है कि एक इंडिया में अगर एक स्टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहा है वो नेस्ले रहा है, और दूसरा पेज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर स्पेशली पेज को लेकर आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं गिवन द करंट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी? बिल्कुल देखिए, अंडर गारमेंट्स में अगर देखें, अंडर गारमेंट्स में जो बाकी जो कॉम्पिटिटर थे प्राइमरीली कोलकाता से और कुछ हद तक आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर वैन ह्यूजन, बाकी कॉम्पिटिटर्स के दांत खट्टे किए पेज ने 2020, 21, 22 में। तो उनके रिजल्ट से आपको पेज के रिजल्ट्स में तो दिखेगा ही, बट कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट, कॉम्पिटिटर्स भी लिस्टेड हैं, तो उनके रिजल्ट्स में भारी पिटाई दिखती है। एंड अंडर गारमेंट्स में मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं रहा, पेज को टक्कर देना नामुमकिन है। आपके लिए, हमारे लिए अगर आगे जाते मैं सवाल खड़ा करूं तो सवाल ये खड़ा होता है कि चिल्ड्रंस अंडरगारमेंट, बच्चों के अंडरगारमेंट्स में और लाउंज वेयर में पेज अपनी क्षमता कितनी बढ़ा सकता है। लाउंज वेयर में कोविड के दौरान पेज ने तो कमाल का काम किया, राइट। आई रिमेम्बर कोविड में कंपनी जब प्रवेश की तब शायद 10-15% प्रॉफिट्स अंडर लाउंज वेयर से आता था। वाइल एग्जिटिंग कोविड इनका 40-45% EBITDA लाउंज वेयर से आता था। लाउंज वेयर में नाइकी, रीबॉक, एडिडास जो एमएनसीज हैं, इनको लॉन्ग टर्म में पेज टक्कर दे सकता है, इस पर थोड़ा सा हम और काम कर रहे हैं। और चिल्ड्रंस गारमेंट्स, चिल्ड्रंस अंडर गारमेंट्स में पेज कितना शक्तिशाली फ्रेंचाइज बना सकते हैं, इसमें ज्यादा और कर रहा हूँ। मेंस अंडर गारमेंट्स में कॉम्पिटिटर्स की भारी धुलाई की है पेज ने थ्रू 2021, 22, और उससे हम ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। स्टॉक ट्रिपल्ड होना सर, रिमेंबर जून 2019 से अगर जून 2022 देखो, 3 साल में स्टॉक ट्रिपल हो गया। एंड आगे बढ़ते हुए और कंपाउंडिंग की उम्मीद रखते हैं। मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को कोविड के दौरान डबल किया गया, बट देखना पड़ेगा लाउंज वेयर में और बच्चों के कपड़ों में कितना अच्छा काम ये कंपनी कर सकती है। सर सौरभ, आपका कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो तो मैं पूरा आपकी उसमें शीट में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका राइजिंग जायंट्स वाला है, इसमें जीएमएम फॉडलर, डॉक्टर लाल, पेज इंडस्ट्रीज, आवास के बाद आपने नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ स्टॉक 5, स्टॉक 6, स्टॉक 7, स्टॉक 8, स्टॉक 9 लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग, अब एक प्रूडेंट कॉर्प की आपने बात कर ली, उसके अलावा कोई और
मिड कैप में जो आपने रिसेंटली ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो कोई स्टॉक? तो देखिए डिवीज भी हमने राइजिंग जायंट्स में ले लिया, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट ईयर स्टॉक आधा हो गया, मार्केट कैप भी आधा हो गया, तो हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गया, तो डिवीज भी ले लिया। उसके साथ साथ जैसे इन्फोज हमारे राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है, चोलामंडलम हमारे राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में है। मोटा मोटी हमारे सारे पोर्टफोलियोज की पिक्चर सिमिलर है। वाई अगर मैं देखूं, प्रॉफिट इज अप अराउंड 25%, EBITDA लेवल पे, पैट लेवल पे प्रॉफिट वाई 25% अप है, और portfolios are down anywhere between say 10 to 20%. So share prices हमारे सारे portfolios के 10 से 20% नीचे गए हैं, और प्रॉफिट्स 20 से 25%, कुछ केसेस में 30% ऊपर गए हैं। तो जाहिर है खरीदने का अच्छा मौका है। जहां तक हमारे पास पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे हम लगा रहे हैं, और जहां तक हमारे क्लाइंट्स के पास स्पेयर फंड है, हमारी जो उनको सलाह है कि देखिए जिंदगी में ऐसे मौके ज्यादा आते नहीं है, आपको अच्छी चीज कम भाव में मिल रही है, ले लेना चाहिए। ओके सौरभ, जाने से पहले एक आपका इस समय मार्केट को लेकर क्या व्यू है? मुझे पता है आप नॉर्मली थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस इस समय क्या व्यू होगा? तो आप आई थिंक कुछ देर पहले अनुज आप बोल रहे थे, मैं जब वेट कर रहा था टू कम ऑन एयर, आप बोल रहे थे कि मार्केट में तेजी नहीं है। सो मेरा सोच इस मुद्दे में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए लास्ट 1 साल, करीबन 1.5 साल डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, रिटेल इन्वेस्टर ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर वाया म्यूचुअल फंड, तो इन्होंने मार्केट को संभाला है, एंड ऑल क्रेडिट टू देम। इट्स ट्रिब्यूट की जब फॉरेन इन्वेस्टर कंप्लीटली एब्सेंट है, विदेशी निवेशक पूरी तरह से एब्सेंट है, फिर भी हमारा मार्केट समझ जाता है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग है। बट आई थिंक अब वो माहौल आ गया है गिवन द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब शायद डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़ा स्टीम्ड आउट है, उसके पास शायद मेरे ख्याल से स्पेयर पूंजी उस पैमाने पे नहीं है जो 1 साल 1.5 साल पहले थी, और अब दरकार है विदेशी निवेशक को मार्केट में आके मार्केट को आगे ले जाने की। अगर वेस्ट में इन्फ्लेशन का माहौल पीक आउट कर गया है और फेडरल रिजर्व भारी रेट हाइक्स नहीं करता, मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक लौटेगा, चाइना छोड़ेगा, इंडिया में आएगा। और अगर थोड़ा सा अनुमान लगाए कितने पैमाने पे आ सकता है, 3.5 ट्रिलियन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश चाइना के मार्केट में, और इंडिया के मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश केवल 0.6 ट्रिलियन है। तो मानिए अगर $1 ट्रिलियन भी चाइना से इंडिया की तरफ घुमाया जाए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, करीबन साल में 100 से 200 बिलियन डॉलर आ सकते हैं इंडिया के मार्केट में। इसलिए मेरा जो आउटलुक है कि वंस द डॉलर रूपी स्टेबलाइजेस, वंस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स पीक आउट, आई थिंक विदेशी निवेशक का इंडिया में वापस आना ओवरड्यू है, फिर वो लोग इस मार्केट को और एक लेग अप देंगे जो काम अब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लास्ट 1 साल 1.5 साल बखूबी किया था। ओके सौरभ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और इन सारे टॉपिक्स पर बेबाक बात करने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। चलिए ये बात हो गई सौरभ मुखर्जी से, मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर। क्या करें, निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर हैं, तो एक काम करते हैं, बाहर शायद अमित सेठ और स्वाति जी हैं हमारे साथ। अमित जी, जाने से पहले कोई आखिरी ट्रेड जो आपने स्पॉट की हो? जी अनुज जी, मुझे लुपिन का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, स्टॉक मॉर्निंग में अच्छे से सस्टेन कर रहा है। 702 का प्राइस है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 695 का रखें फॉर अ टारगेट ऑफ 715। चलिए अमित जी, स्वाति जी, शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अब मुझे वीरू को इजाज़त दीजिए, और अब नीरज जी को ले आते हैं शो में। नीरज जी, आपको निफ्टी सौंप रहे हैं 4 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 4 पॉइंट ऊपर, हाँ बैंक निफ्टी आधा % ऊपर, लेकिन आज जो सुबह बात हुई थी कि अगर आज भी नहीं ब्रेकआउट कर पाए तो फिर परेशानी है, एक्चुअली नतीजे बहुत अच्छे आए, लेकिन कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं दी लोगों ने, तो शायद बाजार आगे को डिस्काउंट नहीं दे रहा। लेकिन अभी ठीक है, अभी तो ग्रीन है, होप रख सकते हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा वैसे ही है जैसा रोज़ होता है कि करीब करीब पहुंच रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या स्थिति दिन के दौरान बनती है, बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह भी आएंगे तो उसी होगा। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, हेडलाइंस पहले।